भूपेश जी, मैं शुरू करना चाहूंगी ये कह के कि अभी कुछ ही दिनों में आपका जो 2nd ईयर एनिवर्सरी है छत्तीसगढ़ में, वो आप करने वाले हैं। और आपकी जो सरकार है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। बाकी जो कांग्रेस की सरकार है देश में, शायद मतलब उनकी वहां पे जो ड्रामा वगैरह, बाकी जो अब राज्यों में ड्रामा देख रहे हैं वहां पे बिल्कुल नहीं है। तो आप हमें बताना चाहेंगे कि ये जो पिछले 2 साल आपके जो सरकार के रहे हैं, आप उसको कैसे असेस करेंगे? देखिए, सीधा पैमाना ये है कि हर व्यक्ति को जो छत्तीसगढ़ में निवास कर रहा है उसे लगना चाहिए कि सरकार मेरी है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति को हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो या उद्योगपति हो या महिलाएं हो, सबको लगना चाहिए कि सरकार मेरी है। और उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए सारे कदम हमने उठाए और उसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। चाहे वो जंगल में रहने वाले आदिवासी हों, किसान। हमारी छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश कहलाता है, जिसमें हमने ऋण माफी का वादा किया था, उसे पूरा किया। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी के लिए कहा था, वो भी कर दिया। तेंदुपत्ता 4000 प्रतिमानक गोरख दर से खरीदना है, वो भी किया। 400 लीटर की बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को हमने हर महीने छूट देने की बात कही थी, वो भी हमने पूरा किया। तो हर कदम में जो आम लोगों को जिससे लाभ मिलता है, वो सारे कदम हमने उठाए हैं और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। जैसे भारत सरकार ने कहा कि यदि आप किसानों को बोनस देंगे तो आपके चावल को एफसीआई से नहीं खरीदा जाएगा। और उस परिस्थिति में हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया और 10,000 रुपये प्रति एकड़ न केवल धान उत्पादक किसानों को दिया, बल्कि मक्का और गन्ना उत्पादक किसानों को भी हम दे रहे हैं। और एक नई योजना जो पूरे दुनिया में कहीं लागू नहीं है, हमने छत्तीसगढ़ में शुरू किया है, वो गोधन न्याय योजना। और उस योजना के माध्यम से हम 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीद रहे हैं और उसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और दूसरी चीजें हम बना रहे हैं, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग काम में लगे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। जिसको कुछ भी नहीं मिलता था, जिसके पास लैंडलेस लेबर है, उसके भी आय में वृद्धि हुई है। तो ऐसी योजना हम लोगों ने लाया है जिससे हर वर्ग इससे समाहित होते जा रहे हैं। लेकिन सर, ये सब आप ऑफ कोर्स आपने ये सब सारे जो स्कीम्स हैं, एंड इट्स टू योर क्रेडिट कि आपने नए नए स्कीम चालू किए हैं। और लेकिन पिछले जो 9 महीनों से हम देख रहे हैं कोरोना का जो ये माहौल चल रहा है भूपेश जी, और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शक जो हैं उनको थोड़ा समझाएं कि एक चीफ मिनिस्टर के लिए ये जो पूरा माहौल है, जहाँ पे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जहाँ पे लोगों के साथ इतना पूरे, और ये पूरी दुनिया की बात है कि लोगों के फैमिली में उनको ये डर लग रहा है कि हम लोग, अगर हमारे घर में कोई बूढ़े हैं, अब तो सबको ही हो रहा है कोरोना में, ऐसा भी नहीं है कि बस बूढ़ों को हो रहा है, हर वर्ग के लोगों को हो रहा है। तो इस माहौल में एक मुख्यमंत्री के लिए सबको ठीक तरीके से ज्यादा डरा भी नहीं सकते, लेकिन आप चाहें कि वो सब कुछ मान के चले। पिछले 9 महीने जो हैं वो आपके लिए कितने मुश्किल रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। पूरे दुनिया के सामने चुनौती रहा है, तो हमारे सामने भी चुनौती के रूप में सामने आया। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी अचानक टेलीविजन में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये जैसे नोट रद्दी हो गया, उसी प्रकार से फिर से आया कि अब से 24 तारीख से लॉकडाउन पूरे देश में लागू हो जाएगा। और फिर उसके प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के रूप में सामने आया। तो उस समय हम लोगों ने अपने साथियों के साथ, मंत्रियों के साथ, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ और लोगों के साथ सबसे चर्चा की कि आखिर ये जब ये लॉकडाउन होगा तो किन किन वर्गों को, किन किन क्षेत्रों में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका हमने असेसमेंट किया। तो सबसे पहला काम हमने किया कि 3 महीने का राशन हर परिवार को, हमारे पास 66 लाख राशन कार्ड हैं और जिसके राशन कार्ड नहीं बने तत्काल बनाने का निर्देश दिया। जो बाहर गए हुए थे, वो जो लौटे थे, उनका राशन कार्ड नहीं तो उनको भी बनाने का काम किया। और प्रति परिवार 35 किलो के हिसाब से 3 महीने का राशन हमने पूरे देश में सबसे पहले देना शुरू किया, ताकि आम जनता को ये ना हो मेरे भोजन का क्या होगा। और फिर उसके साथ साथ जो
जो लोग बाहर से आए हैं, रेलवे स्टेशन में फंस गए हैं या ट्रक में आए हैं, बस में आए फंस गए हैं, उनके लिए सब सेंटर खोले, उनके भोजन के और रहने खाने पीने, और तो और हम लोगों ने उसके साबुन टावेल की भी व्यवस्था हमने की, उसके रहने की व्यवस्था हम लोगों ने कराई। रेलवे स्टेशन में बहुत सारे जो भिखारी रहते हैं, उनका क्या होगा, जो रोज मांगते हैं रोज खाते हैं, उनकी भी व्यवस्था हमने की, उस गर्म भोजन की व्यवस्था की और सूखा राशन की भी व्यवस्था हमने की। और पूरे प्रदेश में शासन की ओर से व्यवस्था था ही, लेकिन जो समाज सेवी संगठन है उसको भी आह्वान किया और वो लोग भी तत्परता के साथ जुटे और ये आम जनता तक के राशन पहुंचाने का काम, दवाई पहुंचाने का काम, सारी सुविधाएं देने का काम, ये लोग सब लोग हम लोग करते गए। उसके बाद फिर बात आई रोजगार की, क्योंकि लोग आ रहे हैं, खाली हैं, गांव में भी कोई काम नहीं है, शहर में भी कोई काम नहीं है, तो ऐसे में मनरेगा का काम हमने सबसे पहले शुरुआत की। सरपंच लोग डर रहे थे, सचिव लोग डर रहे थे, तो मनरेगा काम शुरू किया और हर 15 दिन में भुगतान हमने शुरू किया। तो करीब 26 लाख लोग रोज काम करते थे और उनको पेमेंट हुआ, तो मजदूरों को बड़ा सहारा मिला। उसी समय में हम किसानों को आश्वस्त किए थे कि आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के, क्योंकि IMF, क्योंकि मार्च महीने में बिल्कुल इनकम खत्म हो गया, अप्रैल में भी खत्म हो गया, राज्य के पास राजस्व की कमी आ गई, भारत सरकार से कोई सुविधाएं नहीं मिल रही थी। ऐसे स्थिति में हम लोगों ने उस परिस्थिति में भी किसानों को कहा कि हम एक साथ नहीं देंगे राशि, 4 किस्त में आपके राजीव गांधी किसान न्याय योजना का हम देंगे। और इसके तहत हमने 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की, 19 लाख परिवारों के खाते में हमने एक साथ राशि भिजवाई। एक बड़ा वर्ग उससे संतुष्ट हुआ कि हमारा अर्थव्यवस्था बिगड़ेगा नहीं। तीसरा, लघु जो हमारे 44% जंगल है छत्तीसगढ़ में, और वहां जो जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी और परंपरागत निवासी हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वही सीजन रहता है जिसमें तेंदुपत्ता तुड़ाई होता है, उसी में महुआ, इमली, चार, चिरंजी, ये सब आता है, उसको कलेक्ट करते हैं। और लॉकडाउन में कोई खरीदार नहीं था, ऐसे में शासन ने उनके संपूर्ण व्यवस्था की, खरीदी की व्यवस्था की, स्व सहायता समूह को लगाया गया और जो भारत सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया उससे 1.5-2 गुना कीमत में हम लोगों ने खरीदी की व्यवस्था की। तो उनके पास में सैकड़ों करोड़ रुपया उन लोगों के पास गया और यही पैसा फिर मार्केट में आया, तो व्यापारी वर्ग भी इससे विचलित नहीं हुए। पूरे देश में मंदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का असर हमने नहीं होने दिया। और वही एक और काम जो हमने किया, देखिए छत्तीसगढ़ में 7 लाख मजदूर बाहर से आए, 7 लाख केवल मजदूर ही नहीं, दूसरे लोग भी आए, लेकिन यहां से जाने वाले के जो आंकड़े केवल 26,000। उस समय हमने सारे कलेक्टरों से कहा कि सारे उद्योगपतियों से बात करिए, अपने मजदूर वहां रखिए और मजदूर रखे आप अपना फैक्ट्री चालू रखना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, हम पूरा सहयोग करेंगे। और यही कारण है कि केवल 15 महीने दिन हमारी इंडस्ट्री, कहीं छोटी इंडस्ट्री बंद हुई होगी, 23 अप्रैल को सारे इंडस्ट्री शुरू हो गए, बड़े उद्योग तो बंद ही नहीं हुए थे। तो इस कारण से मजदूरों को लगातार काम मिलता रहा और औद्योगिक उत्पादन भी हमारे यहाँ निरंतर जारी रहा। तो औद्योगिक, आप पूरे देश का आंकड़ा निकालेंगे तो सबसे ज्यादा स्टील का, सीमेंट का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ। तो बघेल जी, ये सब जो आप स्टेप्स ले रहे थे, इसमें आपको सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी समर्थन मिला? क्योंकि हम लोग, जो हमें इंटरेस्टिंग लगा यही कि हर बार लॉकडाउन के पहले या फिर अनलॉकडाउन के पहले एक सीएम्स की डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बातचीत जो हम लोगों ने सब देखा, वो हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होता था। तो आप मानेंगे कि अच्छा इंटरैक्टिव प्रोसेस था। कल भी प्रधानमंत्री बात कर रहे थे रिसेंटली कि वैक्सीनेशन की बात भी सबसे बातचीत करके होगी। तो आप मानेंगे कि ये जो स्कीम्स हैं, इसमें केंद्र सरकार का एक कंस्ट्रक्टिव रोल रहा? देखिए, केंद्र सरकार ने तो पहले कहा कि प्रधानमंत्री का, मुझे 21 दिन में, इस जैसे 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीता गया था, 21 दिन में कोरोना से हम जीत जाएंगे। फिर ताली बजाने का काम, थाली बजाने का काम, ये शुरू हुआ और लोग खुशी खुशी से उसको स्वीकार भी किए। लेकिन लॉकडाउन में जो इंडस्ट्री है, जो व्यापार जो बंद हुए, जो श्रमिक प्रभावित हुए, और उसके कारण से जो मजदूर, चाहे वो सूरत गुजरात से हो, चाहे वो पुणे महाराष्ट्र से, मुंबई से हो, चाहे साउथ से हो, सारे लोग पैदल निकल के अपने घर की ओर, चाहे वो छत्तीसगढ़ आए हों, चाहे वो झारखंड गए हों या
बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए गए, दिल्ली से लोग निकले, वो स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में हमने आने नहीं दिया। यदि केंद्र सरकार का योगदान होता, उसके डायरेक्शन होते, तो फिर गुजरात के मजदूर पलायन नहीं करते, दिल्ली के मजदूर पलायन नहीं करते। हमारे छत्तीसगढ़ से केवल 26,000 लोग ही गए, वो आंकड़े हैं हमारे पास। हमारे 7 लाख लोग आए और 26,000 गए। ये जो हमारी जो रणनीति है कि हमने उद्योगपतियों से बातचीत जारी रखी, हमारे अधिकारियों ने बातचीत जारी रखा, उसके डेलीगेशन हम लगातार मिलते रहे और उद्योग को हमने बंद नहीं होने दिया। उसका परिणाम है कि हमारे यहाँ दूसरे राज्यों का आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, वहां आपको औद्योगिक निर्माण बहुत कम मिलेगा, क्योंकि कारीगर ही नहीं है, लेबर ही नहीं है, तो ऐसे में कहाँ निर्माण होगा। अब स्थिति यह है कि अब जो मजदूरों को बुला रहे हैं और प्लेन से भी ले जा रहे हैं अपने मजदूरों को, ताकि वो इंडस्ट्री शुरू कर सके। लेकिन हमारे यहाँ तो 23 अप्रैल से ही हमारे यहाँ शुरू हो गया था। तो इसमें मैं नहीं समझता कि केंद्र सरकार का कोई योगदान था। तो आप मतलब पिछले हफ्ते, क्योंकि हमारा ये 4 हफ्तों तक चल रहा है ये हिंदुस्तान टाइम्स समिट, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि वो ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उन्होंने बहुत, और दिल्ली में आपको मालूम है छत्तीसगढ़ तो टॉप 10 मतलब वर्स्ट हिट में बस एक ही बार आया था, आई थिंक सितंबर के दौरान। अब आपके नंबर कम है। दिल्ली तो हमेशा से ही हॉटस्पॉट में रहा है, लेकिन उस समय केजरीवाल जी ने ऑपोजिशन के होते हुए भी उन्होंने काफी सराहा और कहा कि हमें तो बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है। तो छत्तीसगढ़ को ऐसा कोऑपरेशन, आप वो वाला जो उनका जो सेंटिमेंट था केजरीवाल जी का, आप नहीं एको कर रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि आपको जितना हेल्प चाहिए था वो आपको नहीं मिला? क्योंकि दिल्ली से ही कोरोना फैला। जितने मेट्रो सिटी है जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट आते हैं, वहीं से कोरोना फैला है। यदि उसी समय उन लोगों को क्वारंटाइन कर लेते जितने विदेश यात्री हैं, और उससे हॉस्पिटल में रख लेते या होटल में रख लेते, तो ये देश भर में नहीं फैलता। तब आप नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, तब दिल्ली में आप उस प्रकार की व्यवस्था नहीं किए थे। तो ये स्थिति ये है, इसलिए तारीफ कर रहे हैं केजरीवाल जी। जैसे 2 मोटे व्यक्ति हैं, अपनी पीठ खुजा नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे की पीठ तो खुजा सकते हैं। ये एक दूसरे की पीठ खुजाने का काम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि यदि वो केंद्र की गलती बताएंगे तो केंद्र इनकी गलती बताएंगे। तो ये 2 मोटे व्यक्ति के पीठ खुजाने वाली बात है। तो आप ओके, तो आपका बिल्कुल इस पे अलग सा ओपिनियन है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि अगर दिल्ली में ये सब पॉलिसी हर जगह, और आई थिंक लास्ट जो आप लोगों की मीटिंग थी केंद्र के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, उसमें भी यही बात हुई कि वैक्सीनेशन पे एक बहुत ज्यादा जोर दिया गया। तो व्हाट वाज इंटरेस्टिंग सर कि आपके जो काउंटर पार्ट है महाराष्ट्र में, और वो ऑब्वियसली अलायंस, कांग्रेस भी उस अलायंस में है, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे जी ने ये इंटरेस्टिंग बात रिवील की कि वो डायरेक्ट सीरम इंस्टीट्यूट के जो आधार पूनावाला है, सीरम इंस्टीट्यूट से बात कर रहे हैं ताकि उन्हें वैक्सीन मिल सके। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? मतलब स्टेट्स का, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आप लोग अपना प्लान बनाइए, वैक्सीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोगों को कैसे पहुंचाया जाएगा। और मेरे ख्याल से शायद आपके इलाके में, बिकॉज छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा जंगल का इलाका है, शायद पहुंचाना भी बहुत मुश्किल होगा। तो आप किस तरीके से ये जो वैक्सीन को दूर दूर गांव-गांव पहुंचाने का जो चैलेंज है, और इसको कैसे देख रहे हैं? और क्या आप भी अपने राज्य के लिए वैक्सीन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं? देखिए, 2-3 सवाल आपने कर दिया है, तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहली बात यह है कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है हेल्थ डिपार्टमेंट को, वो उसको हम लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं। कैसे वैक्सीन आएगा, उसे लोगों तक पहुंचाने की काम कैसे करेंगे, वो सारी जो गाइडलाइन भारत सरकार की है उसको हम कड़ाई से पालन करेंगे। दूसरी बात यह है कि सारे पत्रकार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आप वैक्सीन आप अपने आप फ्री में देंगे। मुझे आश्चर्य लगता है कि ये सवाल भारत सरकार के मंत्रियों से क्यों नहीं पूछा जाता, ये राज्य के मुख्यमंत्रियों से सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्या आप लोगों को संकेत मिल चुका है पत्रकारों को कि भारत सरकार अपने तरफ से वैक्सीन मुफ्त देने वाली नहीं है और राज्य सरकार पे थोपा जाएगा? जिस प्रकार से अभी आधार पूनावाला के डायरेक्ट बात करने की बात कही है, और जिस प्रकार से बिहार के चुनाव में वहां
निर्मला सीतारमन जी ने घोषणा की कि हमारी सरकार बनती है तो मुफ्त में हम वैक्सीन देंगे, मतलब ये राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार इसमें वैक्सीन में खर्चा करने वाली नहीं है, केवल गाइडलाइन जारी करने वाला है, जैसे कि अभी तक होता रहा। लेकिन जो राज्य की सीमाएं हैं वहां तक निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। हम ऐसी छोड़ तो नहीं देंगे, लेकिन भारत सरकार क्या करेगी उसको स्पष्ट करना चाहिए। भारत सरकार ये स्पष्ट करे कि वैक्सीन की कीमत है उसको क्या राज्यों को मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं, और नहीं करा रहे हैं तो कितना खर्च भारत सरकार करेगी और कितना राज्य करेगी, और नहीं करेगी तो फिर आपके गाइडलाइन का औचित्य क्या? क्योंकि जो आपने कहा ना कि आपके यहाँ जंगल है, दूर है, तो फिर भारत सरकार के गाइडलाइन की फॉलो क्यों करें? जब राज्य सरकार को भी वैक्सीन का खर्चा उठाना है तो हम अपना गाइडलाइन बनाएं कि हम कैसे अपने लोगों तक पहुंचाएं। हम तो इस उम्मीद में है कि भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें तो भारत सरकार से कुछ मिलेगा, इसलिए हम लोग उसको कड़ाई से पालन करने हमारी बैठकें चल रही है। अगर ऐसी एक चीज हो भूपेश जी जो कि विच विल रियली बेनिफिट यू, जो कि एज अ चीफ मिनिस्टर दिस इज द हेल्प यू नीड, क्योंकि आपने अभी कहा कि यू नो you've been your usual outspoken self. I want to ask you, अगर ऐसी कोई चीज है जो कि, क्योंकि आप लोगों की मीटिंग्स होती रहती है, कि आप कहें कि हमें ये चीज चाहिए केंद्र से। हाँ, तो हमने तो भाई देखो सारे संसाधन हमारे जुटे हैं। पहले आपने कहा था और भारत सरकार ने कहा पीपी किट और आरटीपीसीआर किट वो भी भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। फिर टेस्टिंग भी, वो जैसे छत्तीसगढ़ को ऊना भेजना पड़ता था टेस्टिंग के लिए, मध्य प्रदेश वाले दिल्ली जाते थे, राजस्थान वाले दिल्ली जाते थे। फिर जब संख्या बढ़ी तो फिर कहा कि राज्य सरकार, जब हम कहे कि हम इसको यहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए हमको अनुमति दीजिए, तो बोले आपको अनुमति नहीं दी जाती, ये हम जो कह रहे हैं उसको करना पड़ेगा। फिर जब फैला तब राज्यों को भी डाल दिया कि अब आप टेस्टिंग शुरू करिए। तो सारे मेडिकल कॉलेज में अब हम लोग टेस्टिंग यूनिट डालना शुरू किए। ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात हुई तो ऑक्सीजन भी अब बनाने के लिए हर मेडिकल कॉलेज में यूनिट डाल रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये सब बातें हैं कि आप शुरुआत में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब आप राज्यों पे डाल देते हैं और सारे असफलता की जिम्मेदारी राज्यों की हो जाती है। तो अभी से इस पर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा, उन्होंने बात ये कही कि अभी तक कब तक के बन के आएगा इसके बारे में कह नहीं सकते, कितने डोज में नियंत्रित होगा कोरोना इसके बारे में कह नहीं सकते कि 1 डोज देना पड़ेगा, 2 डोज देना पड़ेगा, 3 डोज देना पड़ेगा। तीसरा उन्होंने कहा कि रेट क्या होगा, किस दर पे हमको वैक्सीन मिलेगा, इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता। तो सारे अनिश्चितताओं के बारे में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संकेत दे दिए। तो ये अभी कहना मुश्किल है तो कितने रेट में मिलेगा, कितना सब्सिडी भारत सरकार देगी, कितने राज्य पे भार पड़ेगा, या अच्छा होगा कि भारत सरकार कम से कम एक खर्च को वहन कर ले। जी, हमारे माध्यम से आपका मैसेज बिल्कुल भारत सरकार तक पहुंच गया है भूपेश जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है। एक चीज जैसे हम जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं वो देखते हुए आ रहे हैं कि पूरा जो पिछले 9 महीने में जैसे पॉलिटिशियंस, जो कि आप लोग मास लीडर हैं, आपका काम ही है लोगों से मिलना, जितना आप लोग मिलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, उतना ही आप लोगों को समझ पाते हैं और फिर अपना काम कर पाते हैं। ये जो पूरा टाइम है, समय है, वहां पे कहा जाता है कि आप आइसोलेट कीजिए, आप लोगों से कम मिलिए। और हमने देखा है इस वजह से कई सारे पॉलिटिशियंस हैं, कई सारे नेता हैं, आपके कॉलीग भी, यू नो, देव बीन इम्पैक्टेड, वो बीमार हुए हैं, बहुत लोग अनफॉर्चुनेटली देव डाइड। तो पॉलिटिक्स को आपको लगता है सर, क्योंकि हर जो साइंटिस्ट या अगर हम सोशियोलॉजिस्ट वगैरह से बात करें तो वो कहते हैं कि इसके बाद जो हम जिंदगी को जिस तरीके से देखते हैं वो कभी पुराने टाइप पे नहीं होगा, एकदम बदल जाएगा। तो आपको क्या लगता है जो पॉलिटिक्स है, हाउ हैज इट चेंज्ड, कैसे बदल गया है? ये तो 360 डिग्री पूरा चेंज आ गया मैडम। पूरा पहले बिना पब्लिक से मिले
कार्यकर्ताओं से मिले, नेताओं से मिले, दौरा करे बिना किसी राजनेता का काम नहीं चल रहा था। आज स्थिति यह है कि एक घर में, एक बंगले में या एक कमरे में बंद हो गया है। ये भला हो जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब लोगों से बात हो जाती है, क्योंकि ये कल्चर डेवलप हुआ और इसके माध्यम से लोगों से जुड़ पा रहे हैं, लोगों से संदेश दे पा रहे हैं। अब इसकी आदत अब बनती जा रही है, लेकिन पूरा आमूलचूल परिवर्तन आ गया है रोज के दैनंदिन कार्यक्रमों में। सुबह से लेकर रात तक के जो हमारे पहले कार्यक्रम होते थे, अब जो कार्यक्रम कोरोना काल में बिल्कुल परिवर्तन है, जिसकी कल्पना हम लोगों ने कभी नहीं की थी, कोई राजनेता नहीं किया होगा, वो परिवर्तन अब हुआ है। लेकिन अब इसके ये बात भी सही है कि बहुत सारे राजनेताओं को, केंद्रीय मंत्री बीमार पड़े, हमारे कुछ राज्यों के मंत्रियों के मंत्री बीमार भी पड़े, कुछ लोगों की मौत भी हो गई। तो इस प्रकार की घटनाएं हुई है। अभी अभी अहमद पटेल जी को हमने खोया है। तो बहुत सारे राजनेताओं को हमने, और बहुत हमारे नजदीकी लोगों को जिसकी उम्मीद नहीं थी, उन लोगों को भी हमने खोया है। तो ये सारी चीज तो अनएक्सपेक्टेड था, जिसके बारे में कोई कल्पना किसी ने नहीं की थी जो हो रहा है। मैं थोड़ा बहुत राजनीति पे अब आना चाहूंगी। कोरोना से जो हमारा टॉपिक है थोड़ा बहुत, और लोगों के प्रश्न जो हैं आपके लिए कई सारे आने भी चुके हैं। तो सर, हम लोगों ने शुरुआत की हमारे इंटरव्यू को ये बात करके कि आपका जो गवर्नमेंट है, सरकार है, आपकी जो सरकार है उसकी दूसरी सालगिरह होने वाली है। तो उस समय से लेकर अब तक सर, जो आपकी पार्टी की जो स्थिति है वो बिल्कुल बदल गई है। उस समय आपके साथ स्वेरिंग इन में मध्य प्रदेश में भी सरकार थी। आपकी जो दूसरी सरकार वो अभी भी है, विच इज राजस्थान, लेकिन उनको भी काफी ज्यादा रेबेलियन वगैरह देखना पड़ा। और अगर नेशनल लेवल पे देखें पार्टी को, तो फिर उसकी भी काफी बुरी हालत है। क्या आप मानेंगे कि दिस इज द लोएस्ट पॉइंट फॉर योर पार्टी? रिसेंटली प्रधानमंत्री ने एक स्पीच में कहा कि इनके तो कांग्रेस पार्टी के तो 100 एमपीज भी नहीं है, अगर हम राज्यसभा और लोकसभा को देखें, दोनों को अगर मिलाएं तो आप मानेंगे कि इस बात में सच है? देखिए, जो आंकड़े हैं वो सबके सामने, इसे कोई झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये बात भी सच है कि जो जनादेश है उसका पावर के द्वारा कैसे मिसयूज किया जा रहा है, उसे परिवर्तन कैसे किया जाता है, ये हमने गोवा में भी देखा, कर्नाटक में देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से जनादेश का माहौल उड़ाया जा रहा है, उसे किस प्रकार से बदलने की कोशिश की जा रही है, और कैसे जो सेंट्रल एजेंसी है उसका दुरुपयोग करके लोगों को डराने, धमकाने और उसके माध्यम से निर्णय को परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। ये भी देश और दुनिया देख रही है। पर सर, ये तो ये कुछ राज्यों में हो रहा है, कुछ राज्य में लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि बिहार में तो कोई केस वगैरह नहीं चल रहे थे। बिहार में तो आपके वहां पे इनफैक्ट आप लोग कांग्रेस बहुत सारे अपोजिशन बोलते हैं कि मीडिया हमारे पीछे। मैंने आपके पुराने इंटरव्यूज, आपके स्टेटमेंट्स देखे हैं, वहां पे तो पूरे ओपिनियन पोल्स ने भी कहा था कि महागठबंधन ठीक करेगी। तो बिहार में जो आप रीजनिंग दे रहे हैं वो तो नहीं लगता है। तो सर, अगर हम वो मान के चले तो इट सीम्स एक्चुअल वीकनेस, ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टी का जो वीकनेस है वो शायद दिख रहा है अब। देखिए, एक तरफ बिहार के जो, यदि जनता की मूड की बात करें तो तेजस्वी और महागठबंधन के जो आम सभाएं हैं उसमें देख लीजिए, वहां पांव रखने की भी जगह नहीं थी। दूसरे तरफ जो इसके एनडीए के गठबंधन है, उसके आप देखेंगे कि उस गठबंधन में कुर्सियां खाली पड़ी थी, लोग बैठने वाले नहीं थे, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। और उसके बाद जो रिजल्ट आया है निश्चित रूप से अचंभित करने वाला है। और दूसरा, अभी तेजस्वी जैसे जिस प्रकार से निर्णय से असंतुष्ट होकर न्यायालय में भी जो काउंटिंग हुआ है उस पे भी वो प्रश्न लगा रहे हैं। तो 19 विधायक प्रत्याशी हैं
वो हाई कोर्ट जा रहे हैं रिकाउंटिंग के लिए। तो ये कुल मिला के कहीं न कहीं एजेंसियों का दुरुपयोग का मामला ही बनते जा रहा है, जबकि सबसे बड़े पार्टी के रूप में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 75 सीट लेके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आया है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत अच्छा किए हैं, तो 122 है वो जादुई आंकड़ा है, उससे कितना अधिक है आप, और महागठबंधन कितना पीछे है, तो और रिजल्ट कितने कहीं। सर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ तेजस्वी के बारे में आपने जो कहा वो बिल्कुल आपने कहा कि वो लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन सर मैं आपके पार्टी के बारे में पूछ रही हूँ। आप लोगों ने, कांग्रेस ने लड़के वहां पे इस बार पहले से ज्यादा सीट लिए हैं, 70 सीट लिए हैं, और उसमें से आपको 20 भी नहीं मिले। तो इसमें तो कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन भी तो, एंड आई हैव सेड थ्रूआउट दिस इंटरव्यू सर कि आप बिल्कुल मतलब एकदम फ्रैंकली बोलते हैं, तो आप फ्रैंकली हमें बताएंगे कि आपको क्या लगता है, प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सुनेत्रा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक बार कांग्रेस हार जाती है तो पूरे देश के पत्रकार हैं, समीक्षक हैं, पूरा चढ़ बैठते हैं, तिल पड़ते हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हारी, कितने लोग सवाल पूछे जो सवाल मुझे अभी पूछा जा रहा है, या गोवा में इनकी सरकार थी तब इनसे सवाल कितने बार पूछा गया। ये सवाल जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हारे तब ये सवाल, या पंजाब में जब हारे तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता। अब हमें तो यह है कि कमजोर समझ के सब चढ़ाई कर बैठते हैं। ठीक है, बिहार हम हारे हैं, उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमारे मतलब हमारे बीच में समन्वय ठीक नहीं रहा होगा, या हमारे बीच में कैंडिडेट सिलेक्शन ठीक नहीं रहा होगा, या जो हमारे विभिन्न गठबंधन के लोग हैं उसके बीच में ठीक से वोट ट्रांसफर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया होगा। ये तो जो समीक्षा करेंगे या वहां के जो लोग हैं वही बता पाएंगे, मैं तो यहाँ बैठ के नहीं बता सकता। हालांकि चुनाव प्रचार में गया था और वहां जिस प्रकार से मैंने सभाओं में भीड़ देखी और पब्लिक का रिस्पांस देखा, मुझे तो लगता नहीं था वहां चुनाव हारेंगे, लेकिन रिजल्ट जब आया तो देखें तो उलट पुलट है। तो ये बिल्कुल, अब वो तो जो नजदीक से जो समीक्षा करेंगे वो नहीं कर पाएंगे, मैं यहाँ से इतने दूर से नहीं कर पाता। ठीक है सर, मैं बस क्योंकि आपने कहा, मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि हमने राजनाथ जी को यही पूछा था, मेरे कॉलीग प्रशांत झा ने, आपके पहले ही उनका इंटरव्यू था, कि आप उनको यही पूछा था कि आपने जितना अच्छा सोचा था उतना नहीं। तो हम लोगों ने सिर्फ आप कांग्रेस को नहीं, हम लोग भाजपा को भी वो सवाल पूछते हैं। सर मैं ये जर्नलिस्ट की बात नहीं है सर, मैं सॉरी, मैं फिर से एक फॉलो अप कर रही हूँ कि आपके अपने कॉलीग्स जो कि आपके वरिष्ठ कॉलीग्स हैं, गुलाम नबी आजाद जी, कपिल सिब्बल, वो लोग कह रहे हैं सर प्रॉब्लम है। गुलाम नबी आजाद जी ने तो ये भी कह दिया कि जब तक लोग 5 स्टार में बैठकर ऐसे चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तब तक नहीं होगा। और कपिल सिब्बल जी भी कई दिनों से, इनफैक्ट वो जो 23 लोग हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, वो कई दिनों से, अगस्त से वो कहे जा रहे हैं कि हमें मंथन होना चाहिए। हमने अभी भी 2019 में जो चुनाव हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक स्टॉक टेकिंग नहीं की है। तो ये सब जर्नलिस्ट की बात है ही नहीं। आपके जो पार्टी वाले हैं वो बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन लग रहा है सर कि कांग्रेस उनके प्रश्नों के जवाब दिए बजाय मतलब उन्हीं को अटैक कर रही है। क्या आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गुलाम नबी आजाद जी, कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े नेता हैं। वर्षों से वो लोग केंद्र में मंत्री रहे हैं, पार्टी में महामंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सारा कुछ उन्होंने भोगा है, देखा है, संघर्ष भी किया है, तो उसका लाभ भी उनको मिला, सम्मान मिला है, नाम मिला, शोहरत मिली है, तो पार्टी की बदौलत मिली। आज यदि कोई बात कर रहे हैं तो यही लोग हमको सिखाते थे कि इसको पार्टी फोरम में कहा जाना चाहिए। जो बातें आज वो कह रहे हैं तो हम लोगों को सीख देते थे कि भाई जो बात कह रहे हो उसको पार्टी फोरम में रखिए। ये बात तो उन पर भी लागू होती है कि उसको पार्टी फोरम में रखा जाना चाहिए, और जो बात मुझे कहनी है मैं निश्चित रूप से पार्टी फोरम में रखूंगा जो मुझे समझ आता है, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से नहीं कर, वो बहुत वरिष्ठ हैं इसलिए मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहता। लेकिन जो बात आज से कुछ वर्ष पहले जो सीख हम लोगों को देते थे, आज वो लागू उन पर भी होती है।
ऐसा वो तो ये कहते हैं सर कि उनकी बात वो पहुंचा ही नहीं सके, वो मिल नहीं पाए। अभी जो अध्यक्ष हैं वगैरह जो हैं, जो लीडरशिप है, उनकी बात सुनने नहीं, इसलिए वो, और उन्होंने इसलिए चिट्ठी लिखी क्योंकि उनकी बात कोई सुन नहीं रहे थे। आप वो नहीं मानते हैं? भाई हम लोग भी, अध्यक्ष है, किसी पार्टी का अध्यक्ष हो, हर व्यक्ति से नहीं मिल लेते, लेकिन हम लोग भी कभी इन्हीं नेताओं से मिल के अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचाते थे, इन्हीं लोगों के माध्यम से। तो वो माध्यम तो ये लोग बेहतर जानते हैं कि किसके माध्यम से पहुंचना है। कल तक ये लोग रहे होंगे तो आज कोई और होगा, उस चीज को जानते हैं ना ये लोग। बट माध्यम जरूरी होता है सवाल कर रहे हैं भूपेश जी, माध्यम जरूरी होता है। बिना माध्यम कैसे होगा बताइए? जी अच्छा सर, ये आप वैसे आपका जो स्टैंड है उनके बारे में आप, आई नो यू डोंट वांट टू से मच अबाउट देम, बट आपका स्टैंड हमेशा से ही रहा है कि राहुल जी को प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए। क्या आप, जो लोग सुन रहे हो, क्योंकि बहुत लोग राहुल गांधी, क्योंकि उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया था 1 साल पहले, और उसके बाद सबको लगता है कि वो रिलक्टेंट है, वो बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं, आप लोग कहते रहते हैं कि उन्हें बन जाना चाहिए प्रेसिडेंट। तो क्या आप हमें एक्सप्लेन करेंगे, क्या आप उनमें देखते हैं कि आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे प्रेसिडेंट होंगे, हालांकि ही हैज बीन रिलक्टेंट टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, एक सही बात तो ये है कि आज पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं के बीच में जो स्वीकार्यता है वो राहुल जी की है, और दूसरे किसी नेता की स्वीकार्यता उतनी नहीं है जितने राहुल जी की है। दूसरी बात, लगातार वो देश भर में भ्रमण भी करते रहे। और तीसरी बात ये है कि मुद्दों की समझ भी है, और बिना डरे बिना झिझके वो अपनी बात पूरी दमखम के साथ कहते हैं, चाहे वो चीनी भारतीय सीमा के बारे में हो, चाहे वो लॉकडाउन के बारे में हो, चाहे जीएसटी के बारे में हो, चाहे वो कोरोना के मामले में हो, वो सबसे पहले बोलने वाले नेताओं में से एक है। मतलब उसके अलावा कोई दूसरा बोलता भी है कि नहीं बोलता है मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे पहले वो आवाज उठाते जरूर हैं, आम जनता की आवाज उठाते हैं। तो ऐसा दूसरा भी कौन है राष्ट्रीय स्तर पर? तो जो लोग ये कहते हैं कि सर भाजपा के जो नेता हैं, जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, तो उनको टेक ऑन करने के लिए, काउंटर करने के लिए कांग्रेस को भी एक नॉन डायनेस्ट, जमीन से जुड़ा हुआ कोई उनको आना चाहिए। जैसे आप भी, यू आर द सन ऑफ अ फार्मर, तो उस टाइप के नेता जो कि ज्यादा एक्सेसिबल हो, जो कि नॉन डायनेस्ट हो, बिकॉज लोगों को अब वो जो पुराना जो पॉलिटिक्स है, जो कि एक प्रिविलेज फैमिली से आना वगैरह, वो लोग थक गए हैं। आप मानेंगे ऐसा कुछ है? उस थियरी को आप नहीं मानते हैं? देखिए, यदि किसने रोका है कपिल सिब्बल जी को बात रखने के लिए? किसने रोका गुलाम नबी आजाद को बोलने से? किसने रोका है अन्य जो नेता जो सवाल खड़ा करते हैं उसको बोलने के लिए? यदि राष्ट्रीय मुद्दे हैं और सरकार पे हमला करना है, उसमें तो कभी बोलते नहीं ये लोग। बोलते हैं पार्टी का अंदरूनी मामले सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, तो उसे बोलने के लिए रोका कौन है? जैसे राहुल जी बोल रहे हैं तो वैसे दूसरे लोगों को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते? किसने रोका है? सवाल इस बात का है। और फिर ये लोग भी तो कभी जमीन से जुड़े हुए थे, आज क्या ये लोग जमीन से जुड़े हुए नहीं है? यदि अपने आप को जमीन से जुड़े हुए नहीं मानते, यदि अपने आप को अब अपरिहार्य नहीं मानते या फिर रिलेवेंट नहीं मानते, तब की बात अलग है। लेकिन यदि अपने आप को रिलेवेंट मानते हैं, इन लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए। मेरा फाइनल क्वेश्चन सर, हमने आपका बहुत समय लिया, आपको बस यही पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस ने, जब उस समय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी हुई थी, जब वो जो चिट्ठी लिखी थी 23 लोगों ने, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि वो 6 महीने में एक पूरा प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होगा। आपको लगता है कि लोग मानते हैं कि हम लोग कभी कांग्रेस में उस टाइप का इलेक्शन नहीं देखेंगे? क्योंकि जिन लोगों ने, मतलब गांधी फैमिली को चैलेंज किया है, उनको फिर साइडलाइन किया जाता है।
अगर आप जितेंद्र प्रसाद की बात करें या फिर किसी और की भी बात करें, और उस टाइप का, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार एक प्रॉपर इलेक्शन होगा? देखिए, ऐसा है कि जितने भी चुनाव लड़े हैं वो या तो छोड़ के चले गए, उसकी बात छोड़ दीजिए। यदि इंदिरा जी के खिलाफ भी चीकमगलूर में वीरेंद्र पाटिल यदि चुनाव लड़ते हैं, उसको भी कांग्रेस में शामिल करके केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है। ये कांग्रेस की ही परंपरा है, दूसरे पार्टी में आपको ये परंपरा नहीं दिखाई देगी। ये परंपरा कांग्रेस में है, और बड़े कांग्रेस के लोग हैं, बड़े दिल वाले हैं, बड़ा हृदय रखते हैं, नैरो माइंडेड नहीं है। हम लोग इस प्रकार संकीर्ण मानसिकता के लोग नहीं है। बलराज मधोक का क्या हुआ, जनसंघ के लोग बता सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं। आडवाणी जी का क्या हुआ, मुरली मनोहर जी का क्या हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं। सवाल करने की हिम्मत नहीं उनके, अपने नेतृत्व से सवाल कर सके। ये लोग पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के लिए खपा दिए हैं। आज की स्थिति में क्या उसको सम्मान नहीं दिया जा सकता था? ये सवाल क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा सकते हैं? तो ये जी Sir, please finish your thought. I just wanted to say that it's refreshing to see someone feel so convinced, and आप really इस समय जब लोग कांग्रेस के बारे में यही कह रहे हैं कि बहुत ही कांग्रेस का बुरा हाल है, it's interesting to see someone who truly believes and is optimistic about the party. भूपेश बघेल जी, हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में बात करने के लिए और आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much, sir. Namaste. Thank you so much.